ब्रांड मोदी से मुकाबले के लिए कांग्रेस फिर से कमर कस रही। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग और सबको एक साथ लाने की कवायद, लेकिन सवाल कि इसका कोई असर होगा क्या। सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस के सारे हथियार फेल होने के बाद कांग्रेस का एकीकरण ही उसके सशक्तिकरण का एकमात्र जरिया बचा। ये बात इसलिए क्योंकि कांग्रेस से अलग हुए दलों के वापस कांग्रेस से मर्ज हो जाने की बातें होने लगी हैं। एनसीपी का ऑलरेडी पहले ही प्रस्ताव था विलीन करना का, तो ऑलरेडी अभी सबको ये लगता है कि जिस तरह से केंद्र में बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने संवैधानिक संस्था को खत्म करने का काम, संविधान को खत्म करने का काम और देश को बेचने का काम जो शुरू किया है, तो देश बचना चाहिए और कांग्रेस के साथ बच सकता है। ये भूमिका अब सब राज्य की जो पार्टियां उनके समझ में आ गया है और इसलिए ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, कई जो सेकुलर वोट की राजनीति करने वाले जो पक्ष है, वो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए और वो प्रक्रिया शुरू हो गई। पक्ष में है सभी लोग, विपक्ष में मुलाकातें होती रहती हैं, विलय करना है नहीं करना है इसका अधिकार उन्हीं लोगों का, ये निर्णय वही लोग ले सकते हैं। एनसीपी और टीएमसी किसी दौर में कांग्रेस से ही टूटकर अलग पार्टियां बनी थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस को सत्ता की लड़ाई में मोदी से जीतने के लिए उन्हीं दलों का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, देश का विकल्प कांग्रेस है, विपक्ष की आवाज आधाड़ी राहुल गांधी है। सवाल इस बात का है कि जो दल कांग्रेस से टूटकर बने, तो मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए, संवैधानिक आचार और विचार के लिए और खासकर नैतिक मूल्यों के लिए ये जो आपस का गठजोड़ है और इंडिया ब्लॉक आज मजबूती के साथ एकजुट खड़ा है और विलय की बात या साथ आने की बात, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ही बता पाएगा। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिलने के बाद एनसीपी और टीएमसी के कांग्रेस से मर्जर की खबरें और जोर पकड़ने लगी हैं। हमारे को कोई निराशा नहीं है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र निराश नहीं हो जाना चाहिए, बस उसकी बात। इसी बीच कांग्रेस की राजनीति और उसकी भाषा दोनों सवालों के घेरे में है। एक तरफ कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू राहुल गांधी को देश की आवाज बता रहे, तो दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान वाले राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहते हैं मोदी ने मरवा डाला। क्या यही है देश की आवाज? एक दौर था जब पूरे देश में कांग्रेस का संगठन और चेहरा सबसे मजबूत था, लेकिन आज विपक्षी एकता की हर तस्वीर में कांग्रेस बड़ी पार्टी कम और गठबंधन पर निर्भर पार्टी ज्यादा नजर आती है। और यही यूपी में देखने को मिला, जब पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर बांटने का आरोप लगाया, तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बंगाल का जिक्र कर बीजेपी पर बेईमानी से चुनाव जीतने का आरोप लगा दिया। बंगाल का चुनाव जो लूटा है इन्होंने और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। और स्वतंत्र भारत के अंदर भारत के नागरिकों को, वह किसी भी तबके का रहा हो, बांटने का काम तो किया होगा राजनीतिक दलों ने। किसी ने जाति के नाम पर, किसी ने क्षेत्र के नाम पर, किसी ने भाषा के नाम पर, किसी ने मत और मजहब के नाम पर, किसी ने संप्रदाय के नाम पर, लेकिन फोकस्ड कार्यक्रम और उन कार्यक्रमों को सफलतम क्रियान्वयन होते हुए नहीं देखा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में। प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता, बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के नेता और प्रवक्ता, स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी के नेता और प्रवक्ता और सतीश केसिंग सर वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले एक एक व्यू ले लेता हूं, उसके बाद डिबेट की शुरुआत करूंगा। और व्यू यह है, बृजमोहन जी क्या आप लोग तैयार हैं कांग्रेस में विलय के लिए? देखिए, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बटी थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अजीत दादा पवार जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे उसको अंततः एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घोषित किया। चुनाव चिन्ह हम लोगों के पास है घड़ी का,
और हम लोग एनडीए में उनके घटक दल के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये जो आपने बात की है, ये आदरणीय शरद पवार जी की जो एनसीपी है उससे जुड़ा हुआ मामला। नहीं बृजमोहन भाई वो तो मुझे पता है, आप अजीत पवार वाली पार्टी में हैं, लेकिन कई बार बीच में करीबियां आती हैं, तो इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे जी कि उधर से कोई जानकारी खबर आपके पास। नहीं, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, नहीं, हम लोगों के पास उधर से कोई ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, अभी जो देश में राजनीतिक परिदृश्य है, इसमें जितने भी एनडीए के घटक दल के अलावा जो राजनीतिक दल हैं, वो निश्चित रूप से एक पराजित और हारे हुए लोगों का एक जमावड़ा इकट्ठा हो गया है। और वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ढंग से, किसी तरह से वो अपनी जगह इस देश में फिर से बना लें। ठीक है। लेकिन पिछले 12 साल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एनडीए ने काम शुरू किया है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये हारे हुए और पराजित लोगों का जमावड़ा इस देश के नागरिकों को बहका पाएगा। ठीक है, स्वयं भाई आपकी राय क्या है? आपकी पार्टी क्या तैयारी कर रही है? रही है चुनाव के हार के बाद में जिस तरह से ज्ञानेश कुमार जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाया, ये एक छोटी सी तस्वीर दिखा रहा हूं, अगर आप दिखा सके दर्शकों को। ये कल कलकत्ते के अलीपुर में आग लगी है और 4000 ईवीएम इसमें जलकर खाक हो गए। कोई मीडिया डिबेट नहीं है इसके ऊपर में, इसमें 4000 ईवीएम। इलेक्शन कमीशन का भी कोई इसके ऊपर में बयान या संज्ञान कुछ नहीं है। हमने क्या मांग की थी चुनाव के जिस दिन नतीजे आए थे, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा था 100 विधानसभा की सीटें ऐसी है जहां पर 12 बजे बाद में तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों को मारपीट करके भगा दिया गया और वहां के नतीजों में छेड़छानी हुई है। आप 100 में से 5 या 10 सीसीटीवी फुटेज आप जारी कर दीजिए, ये हमारी मांग थी। आज 35 दिन हो गए, नई सरकार का गठन हो गया, जिसको जो बोलना है बोल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, मगर इलेक्शन कमीशन से कोई सवाल नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 27 लाख वोटरों के वोट काटे। मीनाक्षी नटराजन के साथ जो हुआ है, ये तो लोकतंत्र कोर्ट में केस चल रहा है ना, वोट दिया गया। स्वयं भाई वो कोर्ट में केस चल रहा है ना, 27 लाख वाला सब जुडिस है ना मामला, कोर्ट से फैसला आने दीजिए, फिर उसके बाद चुनाव आयोग से भी सवाल कर लेंगे। फिलहाल आप मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए, क्या बचे खुचे लोग आपकी पार्टी में कांग्रेस में विलय करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये नेतृत्व हमारा शीर्ष नेतृत्व ममता बनर्जी है, उनके हाथ में ये फैसला है। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई स्थिति है। इंडिया अलायंस की शुरुआत ममता बनर्जी ने की, हम इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है और पश्चिम बंगाल में मजबूती से इस तानाशाह की अलोकतांत्रिक सरकार का विरोध करते रहेंगे और जब तक इनको दिल्ली से नहीं उखाड़ हारने के बाद तब तक हमारी लड़ाई। सर, बंगाल से तो उखाड़ नहीं पाए, बंगाल में तो ले आकर बिठा दिया है बॉस, बंगाल में तो बॉस आप लोगों ने लाकर बिठा दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं स्वयं भाई, ये तो खुद राहुल गांधी जी ने कहा, और राहुल गांधी ने यह कहा कि टीएमसी के जंगल राज ने बीजेपी को पनपने का मौका दे दिया। नहीं, देखिए तृणमूल में कुछ लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुके हुए थे, दिख रहा है ना अभी। अरे टीएमसी में कुछ लोग थे, आपके तो मीडिया चैनल से कुछ छुपा हुआ नहीं। अरे फिर मैं पहले मैं आपसे विलय पर पूछ रहा हूं, तो आप कहेंगे हालांकि बताएंगे, फिर आप ये चोरी वाले नैरेटिव पर आ रहे हैं, फिर आपसे जनादेश पर पूछा तो फिर आप पाला बदल रहे हैं। नहीं, जनादेश तो देखिए, जनादेश स्वीकार है, जनादेश जो भी आया, जो भी मैंडेट है, सरकार नहीं बन गई, आपने जो वादे किए थे वो वादा करिए, पूरा करिए। 2 करोड़ 35 लाख महिलाओं के अकाउंट में लक्ष्मी भंडार के पैसे जाते थे, आपकी सरकार ने 35 लाख लोगों के खाते में भी अभी तक नहीं डाला है। 2 करोड़ महिलाएं आज भी वंचित है। और आप तो, अरे उन गरीब महिलाओं के बारे में तो आपको सोचना है। नहीं, सब सोचे। रोहन गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर प्रियंका जी आ रहा हूं। दुर्गा पूजा कमेटियों को हम पैसा नहीं देंगे। बोलिए रोहन गुप्ता। देखिए राकेश जी, इनकी गोल पोस्ट कैसे चेंज होती है। अब सब जगह घूम लिए, मालूम चला कि अभी भतीजे को नहीं बचा सकते हैं, तो भतीजे को बचाना है, अब तो ईवीएम ही बहाना है। एक भी मुद्दा, कोई ईवीएम का आज तक नाम नहीं लिया गया। अब लगा कि भतीजे को बचाना है तो क्या करें, लास्ट में ईवीएम को लेके आओ। हम सबको समझना पड़ेगा राकेश भी, जो लोग भी ईवीएम पे सवाल अभी भी उठा रहे हैं, हर चुनाव के बाद में शाम को फॉर्म 17C हर पार्टी के एजेंट को दिया जाता है, जिसमें कितना वोटिंग हुआ वो होता है।
और हर उम्मीदवार हारने के बाद में उसके जो टोटल बूथ हुए उसमें से 5% बूथ में जो स्लिप आती है और फिजिकल जो वोटिंग होता है उसका वहां पे मिलान होता है, और पूरे बंगाल में सब सीटों पे ही हुआ है, एक में कोई डिफरेंस नहीं पाया गया। कब तक आप जो आत्ममंथन की जगह पे दूसरों पे दोषारोपण करेंगे? आपको तो भतीजा बता रहा है, ये जो भतीजा बताने की नीति है ये उसका नतीजा है। आपको समझना पड़ेगा, आप इधर उधर की बातें मत करिए, आत्ममंथन करिए। चुनाव में सबकी हार होती है, सबकी कई बार जीत होती है, हार होती है, पर जो हारने वाली पार्टी आत्ममंथन की जगह दूसरों पे दोषारोपण करती है और बुरी हाल होती है। आप ये कांग्रेस को देख के सीखिए जो आपको अपने में विलय करने का सोच रहा है। कांग्रेस भस्मासुर है, जिसने भी टच किया उसका बिखर गए, और वही कांग्रेस है जिन्होंने 3 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी ने, उससे आपकी 4-5 सीटों का और नुकसान हुआ। आज वो आपको एडवाइस देते घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समझना होगा, आत्ममंथन करना होगा, तब जाके पार्टी का। प्रियंका गुप्ता जी, बीजेपी कह रही है कांग्रेस डूबता जहाज है, उसमें कोई आना नहीं चाहता है। स्वयं प्रकाश कह रहे हैं कि ना ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा है। तो क्या इतने बुरे दिन कि लोग वापस भी आना नहीं चाहें? देखिए, सवाल ये है कि जहाज जो जिसका डूब रहा है वो भारत का। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास भारत के 3 जहाजों पर हमला किया अमेरिका ने। प्रधानमंत्री जी मोदी धन्यवाद दे पाए थे कि उनको 12 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, पर अमेरिका का नाम और चू नहीं निकली। वास्तविकता ये है कि अमेरिका से जो दबाव है वो एप्स्टीन फाइल का प्रभाव है। और बात करेंगे अगर हिंदुस्तान की, तो आप बताइए जवाबदेही किसकी है कि 4000 जो है ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई। अब बताइए कि ये किसकी कमी है? क्या ईवीएम की सुरक्षा भी इस देश में नहीं हो पा रही है? इतना निकम्मापन है, ना पेपर की सुरक्षा हो पा रही, ना ईवीएम की सुरक्षा हो पा रही, ना वोटर की सुरक्षा हो पा रही है, न सीमाएं सुरक्षित है, ना इस देश का जो है क्या कहना चाहिए सेंसेक्स सुरक्षित है, घाटे में लगातार चल रहा है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस देश में सुरक्षित कौन है? प्रधानमंत्री जी और उनके मित्र सुरक्षित है, बस उसके अलावा इस देश की जनता सड़कों पर है, महंगाई की मार झेल रही है, और जब सड़कों पर आती है तो ये सरकार का डंडा झेलती है। वास्तविकता ये है कि आज सवाल पूछने पड़ेंगे इनसे कि ये जवाब दें कि इतनी महंगाई क्यों है, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ती, जबकि ये पेट्रोल मिलावटी बेच रहे हैं। उसमें जो है ये E20 से लेके E85 तक का अब ये पेट्रोल बेचेंगे, और ये लाभ किसको जाएगा? ये बनाने की जिम्मेदारी किसको है? जो टोल मंत्री हैं उनके बच्चों को। अरे भाई, ये जनता क्यों नहीं बना सकती? जनता से क्यों नहीं आप खरीदते? वो नहीं खरीदेंगे। आप बताइए कि किस तरीके से इन्होंने प्रॉफिटेबल कंपनियों को बेच डाला। अब अभी जिस कंपनी की मैं बात करूंगी वो IMPCL है। उसको जो प्रॉफिट था, उसका टर्नओवर था लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा उसका टर्नओवर था। उसको जो है 200 करोड़ से भी ज्यादा उसका टर्नओवर था, उसको इन्होंने बेच डाला 100 कुछ करोड़ में। तो अब इनसे सवाल पूछिए कि आखिर ये प्रॉफिट जा कहाँ रहा है? ये किसके फायदे के लिए काम कर रहा है? इस देश में जनता का सुध लेने के लिए कोई है या नहीं है? कानों में रुई डाल रखी है। आप अमेरिका से बात क्यों नहीं करते? आप रशिया से तेल पूछ के क्यों खरीदते? आप जो है आपको इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। नहीं, ठीक है प्रियंका जी, मैं इन सारे सवालों के जवाब लेता हूँ रोहन गुप्ता से, लेकिन मैडम पहले मेरे वाले सवाल का तो जवाब दे दीजिए। जिन्होंने अपने 3 बच्चों को खो दिया, उस पर जवाब दीजिए। इस देश में जो ठीक सारे सवाल मैं एग्जैक्ट टॉस कर रहा हूं, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। क्या इतने बुरे दिन कि लोग वापस भी आना ना चाहें? यहां पर स्वयं प्रकाश कह रहे हैं नहीं, हम सोच भी नहीं रहे हैं। अच्छा, फिर देख लेंगे। देखिए, बुरे दिन कांग्रेस के नहीं है, ये समझने की जरूरत है। बुरे दिन बीजेपी क्या? बुरे दिन नहीं आए होते तो इनको इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। आज ईवीएम के जलने की खबरें नहीं आती। बुरे दिन नहीं होते तो ये बताइए कि उनके विधायक अपनी पार्टी, इनके विधायक क्यों तोड़ते? अरे विपक्ष को कौन तोड़ता है? आज तक हमने नहीं सुना कि जीतने के बाद विपक्ष को तोड़ दीजिए आप। ये तो वो करने पर, क्योंकि पता है इन्हें कि हम कैसे जीते हैं, इसीलिए ईवीएम भी चल रही है। तो बुरे दिन भारतीय जनता पार्टी के, ना इकोनॉमी संभल रही है, ना विदेश नीति संभल रही है, ना देश संभल रहा, ना युवा संभल रहा, ना पेपर संभल रहा, ना महंगाई संभल रही, ना पेट्रोल डीजल के दाम संभल रहे हैं। आप इनसे पूछिए, इनसे संभल क्या रहा है इनके मित्र के अलावा? एक पेड़ लगाएंगे, माँ के नाम जंगल काट देंगे, अडानी जी के नाम। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। पड़ेंगे ना रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। लगभग देखिए, इन्होंने जितने सवाल उठाए उसके सवाल के जवाब राकेश जी ये हमारे से पूछ रहे हैं, इनको जनता ने दे दिए सवाल के जवाब। अब इनको चुप करवाइए। इनकी आदत है बीच में बोलने की, क्योंकि इनको घबराहट हो जाती है। देखिए, जनता इसका जवाब देती है। जो भी इन्होंने सवाल उठाए, अभी इन्होंने बात की जिस प्रकार से वैश्विक संकट आया। भारत एकमात्र देश है जहाँ पे 6 से 7% पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। 40 से इनका जो प्यारा मुल्क है पाकिस्तान, वहां पे 50% दाम बढ़े। भारत एकमात्र देश है कि इतने दिन के बाद भी कहीं पे भी कोई सप्लाई चेन में कहीं पे कोई कमी नहीं आई। 50,000 टन जो हमारा LPG का प्रोडक्शन हम नहीं करते थे वो हमने चालू किया। 27 से बनाकर हमने 41 देशों में हमारा जो है सप्लाई चेन को एक्सपेक्ट किया। और अब तो
चुनावी राजनीति कर रहे थे ना। आप तो आके बोल रहे थे कि जैसे ही चुनाव खत्म हो गए 25 रुपए बढ़ जाएंगे। क्या हुआ आपका चुनाव में? क्यों आ गए बंगाल? क्यों आ गए असम? ये आपकी हकीकत है। आपके सवालों में ना दम है, क्योंकि देश की जनता जानती है कि वैश्विक संकट में किस प्रकार से मोदी सरकार ने एकजुट होकर जिस प्रकार से उसको हैंडल किया है। ये जनादेश है बंगाल का, ये जनादेश है असम का, ये बताया कि इस प्रकार से होता है। आपकी सरकार तो क्या थी, 8 बजे के बाद में पेट्रोल पंप बंद कर देते थे। आपकी सरकारों का इतिहास कर लीजिए, एक दिन में 10, 12 रुपए, 15 रुपए उन्होंने डीजल का प्राइस बढ़ाया था। ये आपकी सरकारें थी। आपके मंत्री घर पे जाके सो जाते थे। ये ऐसी सरकार नहीं है कि आप मुझ के चली जाएगी। जब जनता की बात आएगी तब सरकार खड़ी रहेगी। कोई भी वैश्विक संकट होगा, मोदी सरकार ने करके दिखाया, करके दिखाएगी। ये कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। आपके जैसे प्रवक्ता है बीच में बोलने पे मजबूर है, क्योंकि उनके मुद्दों में दम नहीं है जिससे जनता को जवाब ना मिले। आप सवाल पूछ रहे, जवाब सुनिए। ये आपकी मजबूरी है प्रियंका जी, ये आपकी आदत है कि जैसे ही जवाब सुनना होता है बीच में बोलने लग जाती है, जिससे आपकी हकीकत छूट जाए। राकेश जी, मुद्दा ठीक है, मैं आता हूं प्रियंका जी रोहन गुप्ता सुन रहे थे, आपने काउंटर भी किया, लेकिन 30 सेकंड तो कम से कम अनइंटरप्टेड सुनिए। देखिए राकेश जी, इनकी आदत है, ये कांग्रेस की नीति है, ये नियत है, और इसीलिए बार बार चुनाव भी आ रहे हैं, जनता उनको स्वीकार नहीं करी। वही इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठता है, जहां पे केरला में होता है तो सत्यमेव जयते हो जाता है, और पश्चिम बंगाल में हारते हैं तो वहां पे जो चुनाव आयोग आ जाता है। वही दोगला स्टैंड। आप जो करें, आप डीएमके को गच्चा दे दिया माय ब्रदर स्टेलिन करके, तब वहां पे कोई जो उनकी पैमाना नैतिकता का पैमाना नहीं आता है। वही ममता बनर्जी को वीडियो बना के राहुल गांधी ने हरवा दिया, सांप्रदायिक बोल के उनको हरवा दिया, तब इनकी कोई सांप्रदायिकता क्या, उनकी नैतिकता नहीं आती। कांग्रेस का आज ऐसा हाल है कि ना उनके साथ कोई पार्टी खड़ी है, ना इनकी कोई नीति है, ना नियत है। इसी प्रकार से रोज आके जनता का जो रिजेक्शन सहन करते हैं, फिर भी ये पार्टी सुधरने को तैयार नहीं है। आत्ममंथन करने की जगह 4 उंगली आप सामने उठाएंगे, जनता आपको माफ नहीं करेगी। ठीक है प्रियंका जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन सतीश के सिंह सर, आपका विश्लेषण, क्या कांग्रेस बीजेपी या मोदी को तभी हरा सकती है, या एक ही रास्ता बचा है कि पुराने दल वापस आ जाएं और इसी तरीके से मजबूत होगी, वोटों का बिखराव रुकेगा, या कोई और रास्ता आपको दिख रहा है? इंडिया ब्लॉक भी हो सकता है, जबकि उसमें कई सारे मतभेद बार बार सामने आते हैं। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो मोदी को हराना संभव नहीं है क्योंकि तमाम मुद्दे होने, जनता का हाहाकार होने, सब कुछ होने के बावजूद जब चुनाव आते हैं तो यही जीत जाते हैं। दरअसल देश में जो है ना, ये कांग्रेस मुक्त भारत से अब विपक्ष मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और शायद चुनाव मुक्त और लोकतंत्र मुक्त भारत की तरफ भी बढ़ जाएं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, परेशान हैं, दबे हैं, कुचले हैं, बर्बाद हो गए। इनको काहे के लिए दर्द होता है भाई? हमें तो कोई दर्द नहीं होता है, होने दीजिए। ये बीजेपी वाले तुरंत के तुरंत गड़बड़ा कैसे जाते हैं? बात है इंडिया INDIA गठबंधन को टूटने दीजिए, किसी को मिलने दीजिए, किसी को विलय होने दीजिए। आप काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? आप तो चुनाव जीतिए जाइएगा, आपको तो चुनाव जीतना आता है। और अब तो शायद ये भी हो कि जिस प्रकार से चुनाव के बाद तोड़ तंत्र चल रहा है लोकतंत्र में, उसमें तो हो सकता है डिलिमिटेशन भी हो जाए, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए, फिर तो जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की। लेकिन एक बात कह देता हूं, जरा ये भी ध्यान से सुन लीजिए। 77 से 79 तक, 77 से 79 तक कांग्रेस 3 बार टूटी थी, 3 बार, है ना। और भारतीय जनता पार्टी तो 77 से पहले ही आत्महत्या करके अपना नाम जो जनसंघ मिटा करके जनता पार्टी में आ गई थी। और आपको पता होगा कि 1980 में क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ 2.5 साल में। तो इसलिए जो परिपाटी चली आ रही है, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो इतना आसानी से हर चीज को नहीं लेना चाहिए। रोहन जी के तो मैं एक एक सवाल का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं दिक्कत ये हो जाती है हमारे साथ कि मैं विपक्ष का नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं। लेकिन फिर भी सर आप पत्रकार हैं, उसके बावजूद भी रोहन जी की बात का जवाब देंगे, उसके बावजूद आप प्रियंका जी की बात का जवाब नहीं देंगे, आप स्वयं प्रकाश पुरोहित की बात का जवाब नहीं देंगे, आप रोहन जी की बात का जवाब देंगे क्योंकि आप पत्रकार हैं। इसके लिए तो आप हैं ही। नहीं, मैं क्या हूं सर, मैं तो सबको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं। नहीं ना, आप इतने दर्द में क्यों हैं आज सतीश सर? आपके अंदर का दर्द रह कर बाहर निकल रहा है। मेरे अंदर सिर्फ दर्द है इसलिए कि आपको भी वो दर्द होना चाहिए। नहीं, मुझे तो दर्द है सर। अरे आप साबित कर दूंगा कि दर्द है। अरे सुनिए, ज्यादा मत बोलिए, सुनिए। आप खाली ये बता दीजिए कि आपके चैनल ने 4000 EVM जल गए, उस पर कोई प्रोग्राम किया? सर ये चैनल लाइव है, और प्रियंका जी ने बोला, आपने बोला, रोहन गुप्ता से सवाल पूछा, अन्वेषण किया, और जो खबर आ रही है चल रही है।
चल रही है रिपोर्ट? अब चल ही रही है। अच्छा, अब सुनिए, अब सुनिए सर, सुनिए, अब सुनिए सर, सुनिए सर, ये रिकॉर्डेड शो नहीं है। अब सतीश सर सुनिए, अब कैसे आपका दर्द सिलेक्टिव वो आपको बता देता हूं। मुझे एक बात बताइए सर, मुझे एक बात बताइए बहुत सम्मान के साथ, क्या इस देश में, और प्रियंका जी आपसे भी ये सवाल है, आप भी इस बात का जवाब दीजिएगा। नहीं सुनिए सर, सुनिए वो मुझे नहीं सर, मुझे तो दर्द है, मुझे तो दर्द मैं तो प्रियंका जी के भी सवाल के साथ हूं, रोहन भाई के भी सवाल के साथ हूं, स्वयं भाई के भी साथ हूं, लेकिन आप कैसे सिलेक्टिव है मैं बता देता हूं सर, आप कैसे सिलेक्टिव है मैं बता देता हूं। सतीश सर 30 सेकंड दीजिए, और मैं गलत हूँ, आप तो बहुत सीनियर हैं, एडिटर रहे हैं, मैं गलत हूं तो बताइए, और शायद ये आपके दौर की बातचीत है। कुछ फैक्ट्स हैं, मुझे एक बात बताइए, देश की सियासत में आया राम गया राम का दौर कब से शुरू हुआ और क्यों ये कहावत शुरू हुई थी, मुझे बता दीजिए, किसकी सरकार थी। आप 1980 का, अब सुन लीजिए सर, 30 सेकंड सर, इतना दर्द नहीं, 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए सर, मैं बोल दूंगा। हाँ नहीं 30 सेकंड आप ही के पास रहूंगा, अभी किसी के पास नहीं जा रहा हूं। आपने 1980 की बात छेड़ी, 1980 में इंदिरा गांधी जैसे सरकार में आई तो भजन लाल कैसे पूरे दर्जन भर विधायक के साथ कैसे सरकार बदल गई थी, जरा बताइएगा, वो कौन सी परिभाषा के अंदर में आता है। कानून बनाकर टूट को रोकने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी बातें हुई थी। 1947 से 53 के बीच में क्या हुआ था, जरा ये भी बता दीजिए सर। अगर आज आपको टूट पर दर्द है तो उस समय क्या आपने किया था, आपने क्या किया था बताइए। मैं बता दूं, आप जवाब देने दो। हाँ, मैं तो देने दे नहीं, ये आया राम गया राम आप ठीक कह रहे हैं कि उस समय शुरू हुआ था, इसका तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा ना। हुआ गया नाम से शुरू हुआ था, वो तो 69 में हुआ था। भजन लाल पूरी पार्टी लेके बदल गए, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा ना उनको। तो सर ये मत कहिए ना कि आज ही ये नई चीज शुरू हो गई है, कहिए ना कि देश की सियासत में आजादी के बाद से चली आ रही है। ये मत तो प्रकट करिए कि साहब आज ही हो रहा है। पार्टियां महफूज है, आज कोई पार्टियां महफूज है, तब महफूज थी, महफूज है, तब महफूज थी। यही तो राकेश जी, मोटे तौर पर सारे महफूज थे। अच्छा, अटल जी एक बात कहा करते थे संसद में, कि सरकारें तो आती है जाती रहेंगी, देश बचना चाहिए। अटल जी की का जवाब है। और लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है, तो अटल जी से पूछना चाहिए था, अगर वो आज रहते तो बताते कि नरसिम्हा राव ने कैसे उनको कश्मीर के ऊपर जनीवा भेजा था विपक्ष के नेता के हैसियत से। ठीक है, वो वाला लोकतंत्र हम हिमायती हैं, इसलिए पत्रकार हैं। हाँ नहीं मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन टूट वाले पर सेलेक्टिव मत होइए सर, और इसीलिए ये दोनों फैक्ट मैंने सामने रखा, और यही पत्रकार का काम है कि दोनों ओर टूट आज गलत तो कल भी गलत थी, टूट के लिए आज सत्ताधारी पार्टी जिम्मेदार, तब भी टूट के लिए तब की सत्ताधारी पार्टी जिम्मेदार, दोनों फैक्ट सामने रखिए। रोहन गुप्ता रिप्लाई करिए, फिर प्रियंका जी आ रहा हूं। कहा कि आया राम गया राम, देखिए यहाँ पे जो पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार, ठीक है सर, ये भी भुगतेंगे खामियाजा, ये भी भुगतेंगे खामियाजा सर, ये भी भुगतेंगे खामियाजा, अभी जो हो रहा है उसका खामियाजा, और तब भी हम चर्चा करेंगे, आपको बुलाकर शो करूंगा। रोहन गुप्ता, देखिए जिस प्रकार से जो आप देख रहे हैं राकेश जी, जो रोल होना चाहिए, मैं किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, पर अगर कोई पत्रकार है तो एक बैलेंस रोल होना चाहिए, और उनको ये भी याद होना चाहिए कि आर्टिकल 156 के मिसयूज से कांग्रेस ने कितनी सरकार को गिराया। उनको ये भी याद होना चाहिए कि देश में इमरजेंसी कौन लेके आया था। उनको ये भी याद होना चाहिए कि जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का काम संजय गांधी के समय पे हुआ, तो उसको भी उन्होंने बात करना चाहिए। तो यहाँ पर बैठ के सीधा भाषण देने का काम करने से अच्छा है कि जो हकीकत है उसको देश के प्रियंका जी इसके बाद तुरंत आ रहा हूं आपके आकलन पे देश नहीं चलता। अगर बीजेपी को वोट जाइए और तोड़ते जाइए, बीजेपी जो चीज कर रही है, बीजेपी प्रियंका जी आ रहा हूं, आप मेहनत करिए ना, आपको मेहनत करनी नहीं है, आपके नेता के नैरेटिव ठीक नहीं है। आपके जो बिहार की हम बात करें, चुनाव के पहले सीएम के कैंडिडेट को आरजेडी को एंडोर्स करना नहीं चाहते हैं। हरियाणा में इनकी नेत्री जो है शैलजा जी रो के चिल्ला रही है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। महाराष्ट्र में इनका दूल्हा कौन है तय नहीं कर पाते हैं। चुनाव के बाद चुनाव हारते जा रहे हैं, नैरेटिव नहीं है, और जो ठीकरा जो है किसी और पे फोड़ेंगे। कब आत्ममंथन करेंगे, कब तक लोकतंत्र की दुआई देंगे, जनता तय करती है ना। असम में क्यों हारी कांग्रेस? ठीक है रोहन जी, ठीक है राकेश जी, असम में कांग्रेस पार्टी की हार क्यों हुई? रोहन जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ, जरा प्रियंका जी को लाता हूँ यहाँ पर। प्रियंका जी थोड़ी देर पहले खत्म हो गया, ठीक है रोहन भाई आ रहा हूं। प्रियंका जी थोड़ी देर पहले आप भी टूट फूट पर बहुत सारी बातें कह रही थी, तो जब आप लोगों की पार्टी की सरकार थी केंद्र में, तब क्या टूट फूट कम हुई थी? और अगर आज बीजेपी करवा रही है तो ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि ये कल्चर तो आप कौन कह रहा है करवा रही है? अरे रुक जाइए ना सर, मैंने तो कहा कि आज ये कहा जा रहा है, प्रियंका गुप्ता कह रही है बीजेपी करवा रही है, ये स्वयं प्रकाश पुरोहित कह रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है।
तो अगर आज बीजेपी करवा रही तो अब क्या कांग्रेस करवा नहीं रही थी? और क्या ये कल्चर आप लोगों ने नहीं शुरू किया फिर? देखिए पांडे जी, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाएगी तो दल बदल कानून लेकर आई कांग्रेस पार्टी। अरे आप छोड़िए ना, 85 में लेकर आई। का जवाब और दीजिए। आदरणीय आप इमरजेंसी का जवाब दीजिए। राजीव गांधी जी आपका जो इतिहास है काला चिट्ठा, आपके नेता माफी मांग और चुके क्यों हैं। आया? कुछ होना नहीं है। जो बुरा पार्टी इसीलिए हुआ, क्षेत्रीय है जनता ने उनके 7 साल अस्तित्व तो को आपको बचाया मौका जा दिया। सके। आपने क्या किया? किसी जनता के के दल साथ बदल ड्रॉ खरीद किया, फरोख्त ये जनता सब के रोकी विश्वास जा के साथ ड्रॉ सके। किया। और एक मुझे हमारे विशेष टाइम बताइए, पे तो मोदी सारी सरकार द्वारा क्षेत्रीय आर्टिकल पार्टियां 156 से पल्लवित और चुनी हुई पोषित हो सरकारों रही को थी। आपने हटा दिया। और ये पाप आप किया ये है कांग्रेस बताइए पार्टी ये ने। इनके रोहन टाइम भाई, पे क्या खामियाजा होता था भुगतनी ऐसा रहेगी। रोहन कि भाई, उत्तर प्रदेश मैंने प्रियंका जी को भी रोका था आपकी बारी में, और मैं आपको भी रोक रहा हूँ। काउंटर ठीक है, आपने कर लिया, एक बार सुन लीजिए। देखिए मैं तो ये आर्टिकल पूछती हूँ कि 156 आखिर का ये जवाब ऐसी दे कौन दीजिए सी गुट्टी इनसे जरा। ठीक है, पिलाते ठीक है, सवाल हैं टॉस चुप हो जाती है। हाँ। बीएसपी भी आज चुप बैठी है, तो किस वजह से चुप बैठी है वो भी रोहन गुप्ता जी को पता होगा। रोहन गुप्ता जी को ये पता है कि रोहन गुप्ता जी विपक्ष को खत्म करने की अरे जो आपको साजिश मालूम कर है रहे कि हैं आपकी पार्टी के उसमें पास वो क्या कभी है? कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र जब तक जिंदा रहेगा और जब तक यहाँ पर लोग हरियाणा हार गए, आप महाराष्ट्र हार गए, यहाँ में हर चुनाव के बाद विश्वास चुनाव हार रहे हो, रखते कितना किसी और पे रखते बोल रहे रहेंगे, हैं। तब कभी तक पूछा है आवाजें कि क्या हाल है, उठती क्यों बिहार हार रहेंगी। गए? और यहाँ आपने तो सतीश दूसरे जी को पार्टी जो को कुछ लुटिया कह डुबो रहे दी, थे तो मैं आरजेडी समझती को हूँ डुबो दिया, सतीश जी जितने लोग निष्पक्ष आपके है। साथ जुड़े और सबको डुबो सरकार से दिया। सवाल ओ पूछना माय फ्रेंड स्टेलिन को भी डुबो दिया। निष्पक्षता का जो है जरूरी जहाँ है जहाँ इस देश कांग्रेस में। पार्टी जुड़ी यही है वहाँ पे लोकतंत्र का डूबी आधार है। है कि सरकार से तमिलनाडु सवाल हो, हर पूछने जगह पे होते हैं। आपने ठीक है, डुबोया, ये तो रोहन भाई कांग्रेस 30 पार्टी सेकंड, का 30 सेकंड कम से कम, 30 सेकंड कम से कम प्रियंका जी को दीजिए अनइंटरप्टेड। मोदी मीडिया कहते हैं, पर जो सरकार से सवाल पूछे वही असली पत्रकार है अरे आज की आपको डेट सवाल में। क्या, और आपको तो इसके 60 साल लिए दिए थे कलेजा जनता ने। चाहिए होता है भाई आपने तो साहब जनता रोहन के गुप्ता। द्रोह किया है। बिना आप कलेजे क्या के सवाल संभव पूछेंगे? नहीं है। आपको वरना तो सवाल ईडी जनता पहुंच पूछ रही है, जाती आपके है, कार्यकर्ता सीबीआई पूछ रहे हैं कि पहुंच चुनाव के बाद जाती है, चुनाव क्यों हार रहे जाता है। हैं? आपका कोई ना फिर तो कुछ नैरेटिव भी है, ना पहुंच नीति है, जाता ना है भाई निर्णय साहब। है। आपके झगड़ाने अरे का काम आप ये होता है पार्टी के बताइए लीडर कि होगा, इस यही देश कांग्रेस में पार्टी है। देश में लोकतंत्र एक मिनट में बीच में आता हूं, पीछे रोहन भाई 30 सेकंड प्लीज, लगातार दोनों लोग बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। प्रियंका जी को 30 सेकंड कम से दीजिए क्योंकि इनकी आदत है। नहीं, मैंने इनको भी रोका था, आपको भी रोक रहा हूं सर। मैंने प्रियंका जी को भी रोका था। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो ये आपकी चॉइस है सर, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं। मैंने प्रियंका जी को भी रोका था, आपको भी रोक रहा हूं। प्रियंका जी प्लीज पर्सनल नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए 30 सेकंड। हाँ, देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, विपक्ष की आवाज अब बहुत ही जो है धीमी ना हो, इसलिए जो है सतीश जी जैसे लोग हैं अभी जो सत्ता से बिल्कुल बढ़ चढ़कर सवाल पूछते हैं। और ये सवाल पूछना आज बड़ी हिम्मत का काम है भाई साहब, इतना आसान नहीं है ये सवाल पूछ ले सकता। जनता आपको जवाब के बाद जवाब दे रही है। आप हर चुनाव के बाद चुनाव हार रहे हैं, वो तो दीजिए, काहे आप बीच में छेड़ रहे हैं, दूसरे और को बांट रही है। बीच में छेड़ने से तो मतलब नहीं निकलता। हम करें तो सत्य में पूछ रही हूँ और कोई करे तो लोकतंत्र की हत्या। पूछती थी कांग्रेस से, तब आप सवाल नहीं पूछते थे कांग्रेस से, तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे। हम ये बच्चा दे रहे हैं आप प्रधानमंत्री आज इंडी गठबंधन को तोड़ने का काम आपने किया है। कांग्रेस के नेतृत्व के सामने सवाल उठ गए। ठीक है, ममता बनर्जी को हराने का काम किया है आपने, ये वो कांग्रेस पार्टी ठीक है। मैडम एक चीज और बता दीजिए, किया भस्मासुर आप थे या क्या हुआ था? ठीक है, एक चीज और बता दीजिए, एक चीज और बता दीजिए रोहन भाई, एक सेकंड, एक चीज और बता दीजिए। बहुत सारी बातें हो रही हैं, कल आप लोगों की कांग्रेस की मीटिंग थी, उसमें कि राहुल गांधी ने कहा मोदी ने मरवा दिया, उस पर बीजेपी कह रही है भाषा ही खराब है। किस चीज का डैमेज कंट्रोल क्या है, जरा कुछ जानकारी हो तो। देखिए मैं ये समझती हूँ कि अगर बात की जाएगी मोदी जी की तो कुछ सवाल बहुत बड़े हैं जो पूछने जाएंगे कि मोदी जी का कार्यकाल 12 साल का हो चुका है, और 12 साल के बाद भी सवाल ना पूछे जाए, जो है यहाँ पर जो है गुप्ता जी ये चाहते हैं। पर मैं तो ये पूछती हूँ कि भाई ये जवाब दे दीजिए कि आपने जीएसटी ऐसी क्यों थोपी जनता के ऊपर कि आपको लगातार उसमें बदलाव करने पड़ते हैं। 3 चुनाव हो गए और जीएसटी का कमी किसने की? जनता पर थोपे आप अपने पेट्रोल डीजल पे टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं? जहाँ 4 राज्य है वहाँ पे जीएसटी आपने क्यों बढ़ाया? आपने वेट क्यों बढ़ाया? नहीं कर पाए। जीएसटी का जवाब जनता ने दे दिया। नहीं, आखिर ये बताइए शिक्षा मंत्री के आपके दामाद लगते हैं जो उनको आप अपने राज्यों में वेट क्यों बढ़ा रहे हैं? सवाल ये अपने राज्य मेरे राज्य क्या होता है भाई साहब? बताइए 4 राज्यों में वेट क्यों बढ़ा रहे हैं? यहाँ पर अपने राज्य मेरे राज्य की बातें कर रहे थे, अपने आपके राज्य की बात करेंगे तो बिना पानी के साफ के इंदौर जैसे शहर में लोगों की मौत हो गई। अब मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित और ब्रिजमोहन जी के पास जाता हूँ। स्वयं प्रकाश जी, आप लोग वोट चोरी के नैरेटिव की बातचीत कर रहे थे, मीनाक्षी नटराजन को राहत नहीं मिली तो वो कह रहे हैं सीट चोरी हो गई है, हमने फॉर्म में गलती की, इसकी कोई चर्चा नहीं। ठीक है, पूरी तरीके स्वयं प्रकाश पुरोहित करने पर लगे हुए 30 सेकंड पार्टी के लोग। थोड़ा आगे ले लो। नहीं, देखिए लोकतंत्र के अंदर में जिस तरह से ये सरकार तानाशाह का रूप अपना रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष वाली काम करती है। आपने चंडीगढ़ के चुनाव में देखा है,
आपने गुजरात के अंदर में बाद में क्या कहा गया, सीसीटीवी फुटेज जब मांगी गई, बोला महिलाओं की प्राइवेसी लीक हो जाएगी इसलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं देती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो फिर आप इतना पैसा जनता का लगा के हर बूथ पे सीसीटीवी फुटेज लगवाते क्यों हो? जब हम इलेक्शन के नतीजे वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं, आप टाइम किलिंग करते हो, बाद में कोर्ट में टाइम बार्ड हो जाता है, मैटर जूझ जाता है। यही तो देश के अंदर में व्यवस्था है आज की डेट में। जनता जाएगी कहां? जनता के मुद्दों की बात कौन करेगा? अगर जनता के मुद्दा नीट की परीक्षा के ऊपर उस धर्मेंद्र प्रधान पे जनता का आक्रोश नहीं निकल रहा है, छोटे मोटे कांसर पार्षद और वगैरह पे यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एक अंडा फेंकने का, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है, अंडा फेंका जाता है। अब छोड़ दीजिए ना स्वयं भाई, अंडा फेंका जाता है। आपकी पार्टी जब सत्ता में थी और इस तरीके का विरोध होता था बृजमोहन जी, तो ये लोग कहते थे कि ये तो जनता का आक्रोश है। मैं कह रहा हूं कभी ये नहीं होना चाहिए, लेकिन नैरेटिव बदलता रहता है। सुनिए ना बृजमोहन जी, नहीं हमेशा होना चाहिए। आप इसको अगर कर रहे हैं ना राकेश जी, देखिए बात क्या है, अभी सारा विवाद टीएमसी के विघटन को लेकर है। आप देखिए कि वहां पर बीजेपी को भरपूर समर्थन मिला है और बीजेपी को किसी और दूसरे दल के समर्थन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये टीएमसी खुद अपने कारणों से टूट रही है। वहां पर यह आरोप लगाना कि बीजेपी के कारण टूट रही है, मैं सोचता हूं पूरी तौर से ये गलत है, क्योंकि वहां पर टीएमसी में अंतर्विरोध इतना ज्यादा था, आदरणीय ममता दीदी को लेकर इतनी ज्यादा नाराजगी थी विधायकों में, लेकिन चूंकि उस समय वो सत्ता में थी तो लोग अपनी बात को खुल के कह नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही वो हारी है, उसके बाद लगातार विधायकों ने जिस प्रकार से उनके खिलाफ अपना आक्रोश बताया है, तो वो उनके खुद की अपनी पार्टी की इनफाइट से उसमें एनडीए को या बीजेपी को दोषी ठहराना ये पूरी तौर से गलत है। जहां तक बात विपक्ष के एक होने की है, ठीक है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।